नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। गोदी मीडिया के एक चैनल ने एक बारी प्रोग्राम चलाया था कि कैसे 10 ग्राम काऊ घी से 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जी.ई. बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा था कि कंबशन में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इम्पार्शियल बर्निंग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन बार बार ऐसे क्लेम्स उठाए जाते हैं ताकि लोग अपने दिमाग को स्विच ऑफ करना सीख सकें। अच्छा, लोगों को कहा जाता है धर्म की बात हो रही है भाई, हिंदू रिलीजन की बात है, कोई सवाल नहीं कर सकता, जो कहा जा रहा है उस पर यकीन कर लो। ये देखिए कैसे कैसे झूठ फैलाए जाते हैं कि गाय ऑक्सीजन देती है। The latest in that list is Pragya Thakur, who has said that drinking cow urine can cure lung infection. सच बात तो यह है कि इन लोगों ने कोई स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं हुए। किसी भी वेद में कहीं लिखा हो कि भाई हवन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है या गाय ऑक्सीजन देती है, कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऋग्वेद के पहले श्लोक में ही मेंशन किया गया है। हवन का मतलब क्या है? वो एक प्रेयर है जो लॉर्ड अग्नि को ऑफर करी जा रही है। पर मैं हवन के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने खुद अपनी शादी में हवन कराया था। अच्छा, मैं इस झूठ के खिलाफ हूँ जो आईटी सेल और इनका व्हाट्सएप माफिया फैलाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के माइंड्स को स्विच ऑफ करने के लिए। ये चाहते हैं कि आप लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग अपने दिमाग की बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उसके बिना इनके जाल में फंसना बहुत मुश्किल है। सही पकड़े हैं। कोविड कहाँ से आया? फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया? पूरे देश में। क्या बात कर रहे हैं? लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली। एक्टिविटी दे रहा हूं मैं। 4:59 में था अपने बालकनी में कि देख लूं मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। अच्छा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी। 5 बजे फिर थालियां बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में लग हो गया और सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये देश गलत है। वो गोल्डन वीजा लेके दुबई चले गए। हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने केरला से जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। मैंने इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था इसके प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए। शाबाश बेटा। झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। 32,000 एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहाँ पर सिर्फ 3 था। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाए कि ये सिर्फ एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है, यानी ये कहानी असली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरतखोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। गजब बेइज्जती है। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए। अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी मेलोनी जी के पीछे पिज़्ज़ा पैन लेके घूम रहे हैं, ढोकला पिज़्ज़ा सिखा रहे हैं उनको। मोदी जी प्यार में भाई, रोज़ रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने स्टेट किया था पिछले 10 सालों में बैंकों ने 11.68 लाख करोड़ रुपीस के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है। और ज्यादातर ये राइट ऑफ्स एक्चुअली में 2014-15 के बाद आए हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ऑलरेडी आ चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं?
अब आप पूछोगे कि ये सारी खबरें हमें कैसे नहीं पता चलती। बात तो सही है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि टीवी चैनल्स पर जो दिखाया जाता है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, वो दंगे यहाँ हुए, वो भड़काऊ भाषण यहाँ दे दिया, कभी कोई बॉयकॉट आ गया, सिर्फ इन्हीं चीजों की खबरें कॉन्स्टेंटली चलाई जाती हैं ताकि जो असली खबरें नीचे दबी हुई हैं ज्यादातर पब्लिक को इसके बारे में पता ना चल सके। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बहुत गहरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने लग रहा हूं और खोद के आपको ये खबरें दिखाने लग रहा हूं। मेन स्ट्रीम अखबारों में ही इन खबरों को डाला गया है, लेकिन बात यह है कि अक्सर ये खबरें अखबार के किसी चौथे पांचवें पन्ने पे कोने में आती हैं। अच्छा। और कितने लोग अखबार इतनी डिटेल में पढ़ते हैं? ज्यादातर लोग न्यूज को कंज्यूम करने के लिए टीवी चैनलों का इस्तेमाल करते हैं और टीवी चैनलों पर क्या दिखाया जाता है वो ज्यादा मैटर करता है। सही बात है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो गोदी मीडिया है ये कम्युनल प्रोपेगेंडा फैलाकर हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स कराकर जनता का ध्यान भटका कर रखता है, जनता को ब्रेन वॉश करके रखता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लाइक मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो औरा है भाई। वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना ऐसा लगेगा उनकी शादी है। और वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी के साथ क्राउड को विन ओवर कर लेंगे भाई। वो जाएंगे किधर पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार, पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना, तड़कता भड़कता दे देते हैं वो। बात तो सही है। बोल देंगे सीधा मेरा और अरुणाचल का अलग ही रिश्ता, सब रिश्ते इधर मेरा। मेरा और बंगाल का ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं है जी। राहुल गांधी को पता है रिश्तेदारों ने ही डुबाया है। बात तो सही है। जब आप चैट जीपीटी या डीप सीक से बात करते हैं, एक प्राइवेट चैट पर आप बात कर रहे हैं। जो भी आप बात करते हैं एआई के साथ वो पब्लिकली किसी को नहीं दिखती अनलेस आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर ना करें। बात तो सही है। ग्रॉक पर भी आप इस तरीके से प्राइवेट चैट कर सकते हैं एआई के साथ, लेकिन ग्रॉक में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप पब्लिकली भी चैट कर सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ट्विटर पर अगर आपको कोई पब्लिक सवाल पूछना है ग्रॉक से तो @ग्रॉक करके अपना सवाल पूछिए और आपके ट्वीट के नीचे एक ग्रॉक का ट्वीट आ जाएगा जवाब के फॉर्म में और वो भी पब्लिक होगा। अच्छा। जैसे कि ये देखिए, मेरे ट्वीट के नीचे किसी ने ग्रॉक से सवाल पूछा, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वो उनसे जेलस थे और वीर सावरकर के इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्यों दबा कर रखना चाहती है? अरे रुको जरा, सबर करो। मैंने भी इसके रिप्लाई में @ग्रॉक करके लिखा, भाई जवाब दे दे ताकि इन अंधभक्तों को असली हिस्ट्री पता चले। और ग्रॉक का जवाब आता है, भाई असली हिस्ट्री ये है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, वाइस रॉय से कई बार मिले, जेलसी का कोई प्रूफ नहीं है, कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री को सप्रेस नहीं किया है। एंड में ये तक लिखा, अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट्स देखो। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है, इंडिया में पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। क्या बात कर रहे हैं? देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज भी कर रहा है ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना। एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री MA इन हिंदी साहित्य। न्यूज लॉन्ड्री ने कुछ महीने पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया था इसी चीज को लेकर। इन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया सारे न्यूज चैनल्स का और फिर अलग अलग एक एक करके चेक किया कि एग्जैक्टली किस एपिसोड में किस चीज की बात करी जा रही है। अच्छा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सुधीर चौधरी का DNA शो था, इसमें 73 से 28 एपिसोड्स में कम्युनल इश्यूज की बात करी गई और टाइम्स नाउ के शो में 68 में से 29 पे कम्युनल इश्यूज, रिपब्लिक भारत पर 96 में से 45 पर सिर्फ कम्युनल इश्यूज चले। और
न्यूज 18 इंडिया पर 68 में से 43 सिर्फ हिंदू मुस्लिम, आज तक पर 88 में से 45 सिर्फ हिंदू मुस्लिम। और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पर 182 में से 60 में सिर्फ हिंदू मुस्लिम। और इन सब से अलग हटकर आपको देखने को मिलता है रवीश कुमार का शो एनडीटीवी पर, जिसमें से 77 में से सिर्फ 23 इश्यूज ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम रिलेटेड थे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क भी था। जब रवीश कुमार अपने शो में बात करते हैं वो इस तरीके से नहीं करते कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दुश्मनी बढ़ सके। वो जब इन इश्यूज की बात करते हैं तो आप खुद ही देख सकते हो उसका नतीजा क्या होता है। शो देखने के बाद आपके अंदर मन में नफरत नहीं आती दूसरे धर्म के लोगों के अगेंस्ट। सही पकड़े हैं। एक और डिफरेंस इन सारे चैनलों में और एनडीटीवी में ये था कि इन सारे चैनलों की बाकी और डिबेट्स जो कॉम्युनल नहीं होती वो अक्सर ऑपोजिशन के खिलाफ होती है। हालांकि मीडिया का पर्पस है सरकार से सवाल करना, लेकिन ये सारे मीडिया चैनल वाले ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं, ऑपोजिशन से सवाल करते हैं और सरकार की चमचागिरी करते हैं। कह दो कि ये झूठ है। को एक सच है, जो हमारे जो भी बुड्ढे हैं ना वो पूरी तरह चूतिया गए। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी, ठीक है। मैं सुबह एयरपोर्ट में हूँ, एक बुड्ढा पूरे एयरपोर्ट में चिल्ला रहा है, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना आउट, नो चाइना। बोला अंकल ये सॉक्स है, ये बिलासपुर में बनते हैं, जो प्लेन में आप बैठने जा रहे हो शायद चाइना का है। काम करो ट्रॉली में बैठो, बुड्ढी को बोला धक्का मारेगी। एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आवर एनिमी। क्या मतलब, खाना चाइनीज है, कंपनी इंडियन है। क्या बात कर रहा है? फिर चाइनीज कंपनी कौन सा है फिर? चाइनीज कंपनी पेटीएम है, जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी जी लेके खड़े थे। बैठ जाओ। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया था। ये जो ग्रॉक है, ये इन्हीं की कंपनी एक्स के द्वारा बनाया गया एक एआई चैटबॉट है। अच्छा, बाकी जो एआई चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक जैसे, ग्रॉक भी इनसे काफी मिलता जुलता है, लेकिन बुनियादी तौर पर 4 मेन डिफरेंसेस हैं जो ग्रॉक को काफी अनोखा बनाते हैं। अच्छा, पहला डिफरेंस है ग्रॉक का सार्केज्म और ह्यूमर। इलॉन मस्क ने जब ग्रॉक को लॉन्च किया था तभी कह दिया था कि ग्रॉक को सार्केज्म पसंद है और ये थोड़े से ह्यूमर के साथ सवालों का जवाब देगा, मजाकिया तरीके से। बाकी जो चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआईज हैं, उन्हें प्रोग्राम किया गया है कि वो बड़े ही फॉर्मल और प्रोफेशनल तरीके से आपकी बातों का जवाब देंगे, लेकिन ग्रॉक आपकी बातों का जवाब देता है बिल्कुल ही कैजुअल तरीके से, मानो जैसे आपका कोई दोस्त हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसकी भाषा इतनी इंसानों जैसी है कि कई बार लोगों को डाउट होता है कि ये सही में एक एआई है या फिर पीछे बैठकर कोई इंसान ही जवाब दे रहा है। लेकिन अगर आप ग्रॉक का ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इसी तरीके की बातें बड़ी क्लियरली लिखी गई हैं। जूम करो, जूम करो, जूम करो। जैसे कि बी विटी एंड ह्यूमरस, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा अपहोल्ड करो, बिना क्रिटिकली सोचे पॉपुलर नैरेटिव्स को फॉलो मत करो, और डू नॉट मॉरलाइज, प्रीच और जज। इलॉन मस्क का कहना था कि वो एक मैक्सिमम ट्रूथ सीकिंग एआई बनाना चाहते थे जो उन स्पाइसी सवालों का जवाब दे सके जिनका जवाब बाकी एआई चैटबॉट्स देने से मना कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो। We're driven by curiosity about the nature of the universe. That's also what causes us to be a maximally truth-seeking AI, even if that truth is sometimes at odds with what is politically correct. अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बुड्ढे बहुत फुदक रहे यार। बहुत ही, मतलब कुछ है ही नहीं यार, इनका कोई रोक टोक ही नहीं है। मैं चल रहा हूँ, मेरे चप्पल पे च्युइंगम चिटक गया, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ यार ये कहाँ होता है यार, ये सब मतलब क्या है। सडनली इधर से एक बुड्ढा, अगर च्युइंगम से भी प्रॉब्लम है ना तो पाकिस्तान जाओ, जाओ पाकिस्तान, देखो क्या होता है वहाँ। मैं बोला क्यों जाना है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान क्यों? वहाँ पे लोग च्युइंगम नहीं खाते। भेजो सिंगापुर जाते हैं, वहाँ पे च्युइंगम बैन है, भेजो वहाँ पे। बात तो सही है। ये इन्फॉर्मेशन बुड्ढे के सर में घुसा ही नहीं। बोला क्या बात कर रहा है यार, च्युइंगम किधर बैन होता है यार, कुछ भी बोलता है तुम लोग यंग लोग, च्युइंगम थोड़ी जो बैन होगा यार, माणिक चंद हो सकता है। यार अंकल माणिक चंद तो डिस्कवर भी नहीं हुआ और वहाँ पे च्युइंगम बैन है। पर च्युइंगम में क्या बैन है, खाना बैन है या खरीदना बैन है? मतलब अगर खाना बैन हुआ
तो खरीद के गांड में चिटकाओगे? ग्रॉक को एक और एडवांटेज ये है कि उसको ट्विटर की सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जो बाकी एआई चैटबॉट्स को नहीं है। जितने भी लोगों का ट्विटर डेटा था उसको इलॉन मस्क ने ऑटोमेटिकली बिना किसी परमिशन के ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया। अरे साला। और अगर आपको अपना डेटा ग्रॉक की ट्रेनिंग के लिए नहीं देना था तो आपको खुद सेटिंग्स में जाकर ऑप्ट आउट करना पड़ता। चौथा डिफरेंस यहां पर आता है सेंसरशिप का, क्योंकि ग्रॉक के पास सभी ट्विटर पोस्ट का एक्सेस है। कई बारी लोग बहुत गालियां देकर बात करते हैं, कैजुअल तरीके से, टॉक्सिक तरीके से बात करते हैं, तो ग्रॉक ने इसी टोन को पिकअप कर लिया है। ग्रॉक जानता है किन गालियों से भरे सवालों का जवाब किन गालियों से देना है, और इलॉन मस्क ने जानबूझकर गालियों को भी यहां अनसेंसर्ड रखा है। क्यों हिला डाला ना? चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे चैटबॉट्स को प्रोग्राम किया गया है कि वो हमेशा पोलाइट तरीके से लोगों से बात करें। वो कभी भी किसी गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इलॉन मस्क ने अपनी मर्जी से ग्रॉक को अनरिस्ट्रिक्टेड रखा है। बड़ा हरामी हो बेटा। ग्रॉक पर सेंसरशिप इतनी कम है कि आप पॉलिटिकल फिगर्स और सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव एआई इमेजेस बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर आप ग्रॉक से पूछोगे ट्रंप और पुतिन की साथ में डांस करते हुए एक ऐसी फोटो बनाओ जिसमें दोनों जोकर की तरह दिख रहे हो, तो ये आउटपुट आपको ग्रॉक की तरफ से मिल जाएगा। ओह माय गॉड, इंडिया यार कुछ भी होता है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ, एक कंट्री में तुमको कॉमेडी के लिए क्लब आने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? पे बाबा रामदेव मतलब लेजिट है। बाबा रामदेव इज बिगर देन कैडबरी राइट नाउ। जो मार्केटिंग कोई है, मार्केटिंग यहाँ पे मार्केटिंग वाले है, मार्केटिंग एमबीएस, जूता गीला करो मारो अपने मुंह पे। कैडबरी 30 साल से खुशियां बांट रहा है और बाबा रामदेव कुछ बिना मार्केटिंग के आगे है। बिकॉज ये कंट्री में मार्केटिंग का जरूरत नहीं है। एक आधा नंगा आदमी अगर ऑरेंज पहना है तो लोग चीज खरीदेंगे। बात तो सही है। बाबा रामदेव को कोई पूछा भी नहीं कि तू एजेंडा कभी शिफ्ट किया। बाबा रामदेव came in with a different set of principles and agendas. He came in and he was like, put your left leg behind your head. Whole country was like, हाँ ठीक है, ऑरेंज पहना है, अच्छा आदमी है। Then he came again, he was like, put your right leg behind your head. ठीक है, डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Then again he came, he was like, here now, eat my noodles. Nobody questioned. They're like, noodles are not Allah. Because Indians think Patanjali products are prasad. एक और ऐसा क्लेम व्हाट्सएप पर फैलाया जाता है कि तिलक लगाने से हमारे फोरहेड की जो ट्राइगेमिनल नर्व होती है वो प्रेस होती है। इससे हमारे साइनसेस क्लियर हो जाते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब ट्राइगेमिनल नर्व जैसा हैवी शब्द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये जो ट्राइगेमिनल नर्व के एंड पॉइंट्स हैं ये हमारे माथे पर नहीं है, एक्चुअली में आईब्रोज के ऊपर है, चीक्स पर है और चिन पर है। इस डायग्राम को आप देख सकते हो। और इन पॉइंट्स पर भी प्रेस करने से कोई साइनस क्लियर नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास है। असलियत में तिलक लगाना हमारा एक रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है जिसका अपना महत्व है। बात तो सही है। यार अंबानी का घर देख लिया यार, बॉम्बे में घर देखा है उसका, साउथ बॉम्बे में क्या बनाया घर, मतलब वर्टिकल विकास खड़ा किया। अच्छा। और इतना हम्बल आदमी है, इतना हम्बल आदमी है। पहले 3 साल रहा नहीं वहां पे। He was like the वास्तु is not right. क्या बात कर रहे हैं? And I'm like, तू अंबानी है यार, वास्तु तेरा क्या उखाड़ेगा? Like वास्तु का एजेंट आएगा तेरे घर पे और बोलेगा सर आप कमर इधर लगाए, मैं बुक में चेंजेस कर देता हूँ। Like I think Ambani should be a PM, then Neeta Ambani will be a first lady, and that is a massive upgrade from Amit Shah. बात तो सही है।
मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं नीचे नहीं झुका। इसके अलावा कुछ और रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि मोदी आपको अपने घर बुलाएंगे। अपने भाइयों को नहीं बुलाया वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इन्होंने #Super150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर बुलाया था। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इनमें से माँ बहन की घटिया गालियां देने वाले गालीबाज ट्रोल्स बहुत थे। ऐसे लोगों को पीएम मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और बड़े प्राउडली वो अपने बायो में लिखते हैं, प्राउड टू बी फॉलोड बाय पीएम मोदी। ये भी देखिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वही लोग जिन्हें पीएम मोदी फॉलो करते हैं। कह दो कि ये झूठ है। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आप ये विस्तार से देख सको कि हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए। अच्छा, नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ईडी, सीबीआई अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, आरबीआई गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के वीसी, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रॉनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। अरे बाप रे। और ये सारे लोग चाहे अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हो, क्रिमिनल हो, निकम्मे हो, इनमें कोई खास टैलेंट ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे हैं? इनकी वजह से देश का विज्ञान, देश की कला, देश की इकोनॉमी सब नीचे गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। अच्छा।